दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की पीडीएफ और एडवांस आउटलाइंस आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य डिक्टेशंस जो केवल पेड मेंबर्स को ही प्राप्त होती हैं। अगर आपको पेड बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। महोदय, संपत्ति के मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ लोग कहते हैं कि 150 रुपया पाने वाला गरीब आदमी जो पोस्ट ऑफिस में जमा कराता है वह भी उसका संपत्ति का अधिकार है और उसके इस अधिकार को आप क्यों छीनना चाहते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस अधिकार का फायदा किसने उठाया है? क्या उस आदमी ने जिसके पास 150 रुपए की आमदनी है या जिसकी 150 रुपए की बचत है उसको कुछ फायदा मिला है या उन लोगों को फायदा मिला है जो पूरे देश में 75 परिवार हैं और जिनका देश की 40% दौलत पर कब्जा है? अगर उसका फायदा उन लोगों को मिला है जिन्होंने देश की 40% पर कब्जा कर रखा है तो हमें निश्चित रूप से इस पर पुनर्विचार करना होगा और हमको संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकारों में से निकालना होगा और रोजगार को मूलभूत अधिकारों में शामिल करना होगा ताकि सरकार की जिम्मेदारी हो कि वह इस तरह की योजनाएं बनाए जिसमें सबको रोजगार मिल सके और नहीं तो उन लोगों को बेरोजगारी का भत्ता देना पड़े। तभी हमारा दृष्टिकोण इस दिशा में सही बन सकता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आप देखें कि आज क्या स्थिति है। आज स्थिति यह है कि आज एक आदमी खेती भी करता है, वह आदमी वकालत भी करता है और वह आदमी बिजनेस भी करता है। वही आदमी संसद का सदस्य भी हो सकता है और उसके साथ और 10 धंधे कर सकता है। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है और दूसरी तरफ 20 करोड़ आदमी ऐसे हैं जो कि गरीबी की न्यूनतम सीमा रेखा के नीचे रहते हैं, जिनको कोई रोजगार उपलब्ध नहीं है। तो इन दो स्थितियों में हमें तुलना करनी पड़ेगी कि क्या संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए हम इन निरीह लोगों को छोड़ दें जो कि देश के असली नागरिक हैं। अगर हम उनको नहीं छोड़ना चाहते तो हमको निश्चित रूप से एक बात करनी पड़ेगी और अपने देश में इस प्रकार के कानून बनाने पड़ेंगे। इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जिसमें एक आदमी को एक ही रोजगार हो, उससे अधिक नहीं, और उसमें उनको पेट भरने लायक दाम मिलना चाहिए। आज तो हमें न्यूनतम आवश्यकताएं चाहिए,
जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना है। आराम नहीं चाहिए उनको, तो आज कपड़ा मिल जाए, रोटी मिल जाए, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा मिल जाए। यदि हम उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें तभी हम देश को सही रास्ते पर ले जा सकेंगे। आज की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जिस आदमी के पास पैसा है, जिसके पास साधन है, उसको छूट है कि वह चाहे जितना पैसा कमाए, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास श्रम शक्ति है, जिसके पास केवल उसके हाथ पैर हैं, वह भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसके लिए सरकार के पास कौन सी योजनाएं हैं और वह उन योजनाओं को कैसे लागू करना चाहती है। चेंज। जब हम इस स्थिति पर विचार करें तो हमें इस बात के बारे में निश्चित रूप से विचार करना होगा और यह ध्यान देना होगा कि हम सरकार के ऊपर जोर डालें कि इसका निदान इस तरह का हो जिससे रोजगार देना उसका एक ऐसा कर्तव्य बने जिससे वह बच के न निकल सके। जब यह अधिकार हमारा होगा तभी सरकार अपनी योजनाओं में आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में बात सोचेगी। तो इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो स्थिति है इसके संबंध में हमें विचार करना ही होगा। हमने देखा कि निजी क्षेत्रों को राहतें दी गई हैं। निजी क्षेत्र की स्थिति यह है कि वह रोजगार दे नहीं सकता। अब हम उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बात करते हैं। उसके संबंध में जो सर्वेक्षण हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, उसके अनुसार जितनी उत्पादन क्षमता बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है, सुधार होते हैं, उनका परिणाम यह होता है कि जो लोग काम में लगे हुए हैं उनके लिए तमाम सुविधाएं हो जाती हैं, उनके लिए आराम हो जाता है। लेकिन उसका दूसरा परिणाम यह होता है कि नए रोजगार के दरवाजे बंद हो जाते हैं। यह जो आर्थिक समीक्षा है इस पर हमें सही दिशा में सोचना पड़ेगा और अब हमें यह मानना पड़ेगा कि अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि जो मूलभूत अधिकार हमें संविधान द्वारा दिए गए हैं उस पर हम दूसरी तरह से नजर डालें। आज तक हमने संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकारों में माना है। मेरा कहना यह है कि यह भी एक कारण है, बड़ा कारण है, जिससे हमारी दिशा, हमारे दृष्टिकोण को बदलने में सहायता मिली है। यह जो आजादी हमारी आई है, हमारे देश में आई है। सभापति महोदय, यह सही है कि इस आजादी के लिए बहुत भारी बलिदान किए गए, लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत संघर्ष किए और उसके बाद हमें आजादी मिली है। लेकिन इसके साथ साथ यह बात भी सही है कि आजादी समझौते की आजादी भी थी और जब हमको समझौते से आजादी मिली तो हमें कई बातों पर समझौता करना पड़ा।
जो संपत्ति का अधिकार हमें मिला वह उस समझौते में से एक है। हमने जो समझौते उस वक्त किए थे उन पर पुनर्विचार किया, चाहे वह राजाओं के प्रिवी पर्स का समझौता हो, चाहे वह बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात हो, चाहे आईसीएस अफसरों को दी जाने वाली सुविधाएं हों। इन सवालों पर हमने पुनर्विचार किया है और पुनर्विचार के बाद हमने उन सुविधाओं को वापस लिया है। इसी तरह से संपत्ति का अधिकार है जिसको अक्षुण्ण रखने के लिए सरकार ने इजाजत दी है, परंतु जब सरकार उसके बारे में कानून बनाती है तो उसमें इस तरह की स्वतंत्रता नहीं होती और कहा जाता है कि हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन किया जा रहा है। स्टॉप।